औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। So students, today we are going to start from question number 5. It is the second chapter of MIGS and MIGS और यहाँ पर हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें क्वेश्चंस हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास इस तरह है। इसके अंदर आपके सामने जो क्वेश्चन है कंप्यूट द मिसिंग अमाउंट, यहाँ पर मैंने आपको जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो लिखवाई हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज assets is equal to liabilities plus owner's equity. सो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन और ये जो आपके सामने क्वेश्चन में ए बी और बी पार्ट सी पार्ट दिए हुए ये सब सेपरेट सेपरेट पार्ट हैं। इन तीनों को हमने सेपरेटली जो है वो सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो ए पार्ट के अंदर आपके पास जो एसेट्स हैं वो आपके पास हैं $5,78,000, लाइबिलिटीज हैं $3,42,000 और जो आपने यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी फाइंड करनी है। आपको यहाँ पर जो है वो एसेट्स आपको दिए गए हैं $5,78,000 और लाइबिलिटीज हैं आपके पास $3,42,000। आपने यहाँ पर ऑनर्स इक्विटी फाइंड करना है, तो ऑनर्स इक्विटी अब यहाँ पर ये टोटल मिला के इसके इक्वल होंगे। सो अगर ये अमाउंट हमने फाइंड करनी है, इसको हम वहां पे ले जाएंगे इक्वेशन के उस साइड पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हमने ऑनर्स इक्विटी फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम इसको लेंगे $5,78,000 माइनस $3,42,000, तो आपके पास जो ऑनर्स इक्विटी है वो आ जाएगी, वो आपके पास आएगी $2,36,000। तो ये आपके पास ऑनर्स इक्विटी का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट को करते हैं। तो बी पार्ट में आपके पास जो मिसिंग है वो आपके पास है एसेट्स मिसिंग है, ऑनर्स लाइबिलिटीज आपको दी हुई है। लाइबिलिटीज आपके पास है $5,62,500 एंड ऑनर्स इक्विटी आपको दिया हुआ है $5,70,000। ठीक है, आप सिंपली इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एसेट्स आ जाएंगे। तो एसेट्स आपके पास आ जाते हैं $11,32,500। ठीक, आपके पास थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, उसके अंदर आपको लाइबिलिटीज मिसिंग है, मतलब आपको एसेट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपको एसेट्स दिए हुए हैं $3,07,500, लाइबिलिटीज आपकी मिसिंग है। ठीक है, और ऑनर्स इक्विटी आपको दिया है $1,87,200। ठीक है, यहाँ पर आपने लाइबिलिटीज को फाइंड करना है, तो यहाँ इस अमाउंट को हम इधर ले जाएंगे तो हमें लाइबिलिटीज पता लग जाएंगी। 3,07,500 माइनस 1,87,200
200, इसको माइनस किया तो आपके पास लाइबिलिटीज आ जाएंगी। लाइबिलिटीज आपके पास कितनी होंगी? 1,20,300। ठीक है, तो ये आप जो है इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग इक्वेशन का पता है तो कोई भी चीज अगर बीच में से मिस कर दी जाए आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये आपको ABCDEFGHI तक दिए हुए हैं, दीज आर दी ट्रांजैक्शंस जिनका इम्पैक्ट देखना है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। तो द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय स्मेलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज फॉलोज, और ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं, इसको हम देखते हैं अभी डिटेल में। उसने क्या इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ कंपनीज एसेट्स लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। किस किस पे इम्पैक्ट आएगा वो आपने बताना है। ऑर्गेनाइज योर आंसर इन टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म नीचे आपको एक दे दी गई है। फॉलोइंग द कॉलम हेडिंग्स, और ये आपको हेडिंग्स दी हुई कोड लेटर आई फॉर इंक्रीज, क्या ये इसमें से कौन सा इंक्रीज होगा? डी फॉर डिक्रीज, ये तीनों फैक्टर है, डी फॉर डिक्रीज एंड एनी फॉर नो इफेक्ट। ठीक है, आपने कोई अमाउंट नहीं लिखनी यहाँ पे, बस आपने ये लिखना है कि एसेट्स बढ़ेंगे। अगर एसेट इस ट्रांजैक्शन से अगर एसेट बढ़ते हैं तो आई लिख देंगे, अगर एसेट कम होते हैं तो डी लिख देंगे, अगर नो इफेक्ट आता तो एन लिख देंगे। सेम विद द केस ऑफ लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। अगर आपको ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट का पता है तो आप ये आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज बढ़ेगी इस अकाउंटिंग इक्वेशन में, कौन सा एलिमेंट जो है वो बढ़ेगा, कौन सा एलिमेंट जो है वो कम होगा, और कौन से एलिमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो है इसको एक दफा बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, ये जिस तरह का पोर्शन या जिस तरह का फॉर्मेशन नीचे बनी हुई है वैसी ही फॉर्मेशन हम बना लेते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ी सी स्पेस और ले लेते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब ट्रांजैक्शन ए को उसने सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन ए में क्या कर रहा है? ट्रांजैक्शन ए में वो कह रहा है बोरोड मनी फ्रॉम बैंक। जब बैंक से मनी बोरो करेंगे तो उससे क्या होगा? एसेट्स आपके रिसोर्सेज होते हैं, लाइबिलिटीज आपकी जो हैं वो जिम्मेदारियां होती हैं, और ओनर्स इक्विटी आपका कैपिटल होता है एक किस्म का। एसेट्स जो रिसोर्सेज हैं वो इधर उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आपके जो सोर्सेज हैं जिनमें लाइबिलिटीज है उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ऑनर्स इक्विटी है उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, या इनमें से किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उधर आपने एन नहीं लिख देना। तो इस ट्रांजैक्शन का ये इम्पैक्ट हो रहा है कि आपका जो है वो आपने बैंक से मनी बोरो की, पैसा बोरो किया बिजनेस के लिए। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? आपके पास जब बोरो करेंगे तो आपके पास एक रिसोर्स आएगा, उस रिसोर्स का नाम है कैश। तो कैश आपका एसेट है तो एसेट आपका बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारियां भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि आपने जो ये पैसा बोरो किया है ये आपने बैंक को क्या करना है? वापस करना है। और यहाँ पर ओनर्स इक्विटी में क्या आ जाएगा? आपके पास नो इफेक्ट आ जाएगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओनर्स इक्विटी, क्योंकि यहाँ पर कोई ओनर के ने कैपिटल नहीं बढ़ाया, कोई सरमायाकारी नहीं हुई, तो यहाँ पर नो इफेक्ट आएगा। उसके बाद आ जाती है आपके पास ट्रांजैक्शन बी। ट्रांजैक्शन बी को हम जो है वो रीड कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन बी जो है वो है सोल्ड लैंड। अब ये ट्रांजैक्शन बी को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सोल्ड लैंड फॉर कैश एट द प्राइस इक्वल टू इट्स कॉस्ट, मतलब लैंड बेची है, ठीक है, कैश की शक्ल में। अब यहाँ पर क्या हुआ है?
यहाँ पर ना लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई है और ना ही ओनर्स इक्विटी में कोई इंक्रीज और डिक्रीज आया है, तो दीज बोथ आर नो इफेक्ट। अब इंक्रीज और डिक्रीज किस में आया? दोनों इंक्रीज और डिक्रीज हैं वो सिर्फ एसेट में आए हैं। वो कैसे आए हैं कि एक एसेट बढ़ा है और दूसरा एसेट कम हुआ है। एक रिसोर्स था आपके पास लैंड, वो भी एसेट था, वो आपका क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। और दूसरी तरफ आपके पास एक रिसोर्स बड़ा है। वो रिसोर्स कौन सा बड़ा है? वो कैश बड़ा है। तो कैश एसेट ही बड़ा है और दूसरा एसेट जो है वो कम हो गया है, तो आपके पास कैश इंक्रीज हुआ, तो आई एक इंक्रीज भी आया है और साथ में आपके पास डिक्रीज भी आया है। तो एसेट ही इंक्रीज हुआ है और एसेट ही डिक्रीज हुआ है आपका। इसका मतलब है एसेट में भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इक्वल अमाउंट ही सारी रही है। तो इंक्रीज भी एसेट में आया और डिक्रीज भी एसेट में आया। लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं आया और ऑनर्स इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं आया। सी पार्ट को पढ़ लेते हैं, सी ट्रांजैक्शन को। सी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? सी ट्रांजैक्शन कह रही है पेड लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी थी, कोई जिम्मेदारी थी, कोई उधार था, कोई लोन था, अकाउंट्स पेबल थे, वो क्या कर दिए? वो हमने पे कर दिए। अब जब पे कर दिए तो पे किस शक्ल में किए होंगे? हमने मोस्ट प्रोबेबली हमने कैश की शक्ल में किए होंगे। तो कैश हमारा रिसोर्स है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से वो रिसोर्स भी कम होगा, हमारा रिसोर्स कम हो गया तो डिक्रीज हो गया रिसोर्स में, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी लाइबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां भी कम कर ली, हमने उनको पे कर दिया, तो जिम्मेदारियां भी हमारी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी और ऑनर्स इक्विटी पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा, देयर इज नो इफेक्ट। तो यहाँ पर आ गया, हम डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट की ट्रांजैक्शन को आप पढ़ें तो रिटर्न फॉर क्रेडिट, रिटर्न फॉर क्रेडिट सम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप समझे। हमने कुछ रिटर्न फॉर क्रेडिट सम ऑफ द क्रेडिट सम ऑफ द फर्नीचर इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। फर्नीचर हमने परचेज किया था और फर्नीचर हमने क्रेडिट पे परचेज किया था, मतलब कैश पे नहीं, हमने उधार किया था। बट नॉट येट पेड फॉर, अभी तक उसको पे नहीं किया, ठीक है। तो अब ऑफिस इक्विपमेंट जो है, जो हमने पे किया, हमने वो ऑफिस इक्विपमेंट क्या कर दिया? उनको वापस कर दिया। हमने वो ऑफिस इक्विपमेंट ठीक नहीं निकला होगा, तो हमने वो परचेज तो किया था क्रेडिट पे, ठीक है। उस टाइम पे हमारी जिम्मेदारी भी बनी थी और हमारा एसेट भी बना था। हमें फर्नीचर मिला था और उधार पे मिला था, तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी थी। अब क्या हुआ? वो वाला फर्नीचर जो हमने क्रेडिट पे खरीदा था, वो उसमें कोई मसला निकला, या कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने क्रेडिट पे खरीदा था, उसमें कोई ना कोई इशू आ गया है, किसी वजह से हमने वो ऑफिस इक्विपमेंट क्या कर दिया? वापस कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? वो ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो गया? बिजनेस से वो एक रिसोर्स कम हो गया, उसको हम क्या करेंगे? डिक्रीज हो गया। और दूसरी तरफ अब चूंकि हमने उसकी लाइबिलिटीज पे करनी थी, क्रेडिट पे करनी थी हमने, वो लाइबिलिटीज हमारी ऑटोमेटिकली कम हो, क्योंकि हमने अब उतना उधार उनको वापस नहीं करना, तो हमारी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी। हमने वो जिम्मेदारियां भी अब पे नहीं करनी, ठीक है। मैं अब इसको एक और एग्जांपल से, और ऑफिस और ऑनर्स इक्विटी पे अगेन कोई इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ेगा। मैं इधर आपको जरा सा समझा देता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू को, कि लेट से मैंने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है और ऑफिस इक्विपमेंट मैंने उधार पे खरीदा है, ठीक है। मिस्टर बी से मैंने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा और बी को मैंने कहा मैं आपको इसकी पेमेंट जो है वो 2 महीने बाद कर दूंगा ऑफिस इक्विपमेंट को। वो ऑफिस इक्विपमेंट ने लेकर आया। वो ऑफिस इक्विपमेंट मुझे, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट देखी तो मुझे वो एज सच अपने ऑफिस के मुताबिक, या मैंने जब अपने जो है दोस्तों को दिखाया, जो मैंने अपने पार्टनर्स को दिखाया, वो कहते हैं हमें इस ऑफिस इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब जब मैंने वो ऑफिस इक्विपमेंट जिससे खरीदा था क्रेडिट पे, मैंने जब उसे वापस कर दिया, तो अब मैंने उससे ऑफिस इक्विपमेंट जो मेरे पास पहले आ गया था वो मैंने वापस भी कर दिया, तो मेरे बैलेंस शीट एसेट्स में से वो कम भी हो गया
और अब जो मैंने उस ऑफिस इक्विपमेंट जब मैंने उससे खरीदा था, उसके अगेंस्ट मैंने उसे जो क्रेडिट अमाउंट वापस, जो पैसे वापस करने थे 2 महीने बाद, अब मैंने उसको नहीं देने, क्योंकि मैंने जो उससे ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था वो मैंने उसे वापस कर दिया। अब मैंने उसे अमाउंट जो है वो वापस नहीं करनी, अमाउंट मैंने उसे कोई नहीं देनी उसके अगेंस्ट, मेरी ज़िम्मेदारी भी खत्म हो गई और ऑफिस इक्विपमेंट भी मैंने क्या कर दिया, उनको रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर हम अगर इसे देखें, ई पार्ट में है सोल्ड लैंड फॉर कैश, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। तो अब यहाँ पर जो ये आगे हिंट उन्होंने कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड सेल प्राइस रिप्रेजेंट अगेन दैट विल बी इन अ कंपनी इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में जो गेन होगा वो डेफिनेटली रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू जो है अगर वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा निकले तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये प्रॉफिट पे हक किसका होता है, कंपनी के ओनर्स का होता है। तो ओनर्स इक्विटी और कैपिटल जो है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ये प्रॉफिट जो है वो कहाँ पर जाके ऐड हो जाता है, ओनर्स इक्विटी में जाकर ऐड हो जाता है। अब जो लैंड उन्होंने बेची है, उसके जब लैंड हमने बेची तो उसके अगेंस्ट हमें क्या मिला, हमें कैश मिला। ठीक है, अगर कॉस्ट पे ही बेची होती तो देयर विल बी अ नो इफेक्ट इन एसेट। मतलब हमने एक लैंड बेची, लैंड के अगेंस्ट एक एसेट कम हुआ, लैंड कम हुआ और कैश हमारा मिल गया हमें। लेट्स से 1 लाख की लैंड है और 1 लाख की हम बेच देते हैं। ठीक है, अब 1 लाख की लैंड हमारे एसेट्स में, 1 लाख की लैंड है, उसे 1 लाख का ही बेच दिया हमने, तो 1 लाख की लैंड एसेट से माइनस हो जाएगी और 1 लाख रुपया कैश की शक्ल में आ जाएगा। तो एसेट में इंक्रीज और डिक्रीज यही ट्रांजैक्शन हो जानी थी। लेकिन अब इस सूरत में थोड़ा सा डिफरेंट है। लैंड थी 1 लाख की, बेची 1,50,000 रुपए की। ठीक है, अब क्या हुआ, लैंड कम हो गई 1 लाख से और जो कैश इंक्रीज हुआ वो 1 लाख से इंक्रीज नहीं हुआ, वो 1,50,000 से इंक्रीज हुआ। तो एसेट में इंक्रीज आएगा। अगर हम सेल करेंगे अबव कॉस्ट तो एसेट में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। लाइबिलिटीज इसमें कोई नहीं यूज हो रही, कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ रही, तो नो इफेक्ट। हाँ, जो ये 50,000 हमें ज्यादा आया है, ये हमारा गेन है। तो ये गेन जो है ये इनकम स्टेटमेंट में नोट किया जाता है और इनकम स्टेटमेंट से ये गेन जो है कहाँ पर जाता है, कैपिटल में, मतलब ओनर्स इक्विटी में। इन पे किनका हक है, मालिकों का हक है, ओनर्स का हक है। ओनर्स के अकाउंट में ये सारे प्रॉफिट जो है वो रिटेन अर्निंग की शक्ल में वहां पर हम नोट करते हैं कैपिटल स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर हमारी ओनर्स इक्विटी में भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफ ट्रांजैक्शन आ जाती है। Now in F transaction, purchase a computer on credit। तो जब हम परचेज करेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर हम देखें, कंप्यूटर इज अ रिसोर्स। ये एक ऑफिस इक्विपमेंट है, इसको हमने खरीदा तो एसेट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की शक्ल में इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हमने कैश पे नहीं खरीदा, ये हमने किस पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा है, तो उधार पे लिया, तो इसमें हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और ऑनर्स इक्विटी पे हमारे पास नो इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पार्ट। नाउ इन जी ट्रांजैक्शन, द ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया। अगेन कैश इज अ रिसोर्स, कैश एसेट है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ रही। ये आ गया नो इफेक्ट। और ओनर्स इक्विटी, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल आया बिजनेस के पास, तो ओनर्स इक्विटी क्या हो जाएगी, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा उस बंदे का। तो ये ऑनर्स इक्विटी भी आपकी बिजनेस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद जी के बाद आपके पास आ जाता है एच ट्रांजैक्शन। एच ट्रांजैक्शन में आपके पास परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की फॉर कैश। अब यहाँ पर एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट आ रहे हैं, ये भी हमारा रिसोर्स है, तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास इंक्रीज होगा और उसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारा दूसरा एसेट डिक्रीज भी हो रहा है और दूसरा रिसोर्स क्या है, हमारे पास कैश है। तो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आएगा, एसेट में इंक्रीज आएगा और डिक्रीज आएगा। लाइबिलिटीज आपका नो इफेक्ट आ जाएगा और ऑनर्स इक्विटी भी आपका नो इफेक्ट आएगा इधर।
ठीक है। और लास्टली आपके पास हमारे पास आ जाता है आई, और आई के अंदर जो है हम लोगों के पास कलेक्टेड एंड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आपके रिसोर्सेज होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल हमने जब रिसीव कर लिए, इसके अंदर भी आपका क्या होगा, एक एसेट इंक्रीज होगा, दूसरा एसेट डिक्रीज। कलेक्टेड अकाउंट रिसीवेबल, हमने जो अपने कस्टमर से कैश रिसीव करना था वो रिसीव कर लिया। जब कस्टमर से कैश रिसीव करना था वो अकाउंट रिसीवेबल थे, जब रिसीव कर लिया तो वो अकाउंट रिसीवेबल कैश की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक एसेट हमारा इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा। हमारा कैश जो है वो इंक्रीज होगा और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इधर भी नो इफेक्ट एंड यहाँ पर भी नो इफेक्ट। जहां पर इक्वल अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज आएगा तो इसका मतलब है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं आया, किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, इसी तरह जहां पर भी हमारा इक्वल अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इधर भी एसेट की टोटल अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी एसेट की जो टोटल अमाउंट है उसमें कोई जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एसेट में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह हम जो है अपना ये जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस के किस तरह इफेक्ट आते हैं हमारे एसेट्स पे, लाइबिलिटीज पे और ऑनर्स इक्विटी पे, इस क्वेश्चन में आपको वो बताने की कोशिश की गई। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर आपकी थोड़ी सी इंट्यूशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। लाइक इसकी कई एग्जांपल्स बन सकती हैं, लेकिन हम लोग जो है, मैं आपको कुछ एग्जांपल, एक आधी एग्जांपल इसका कराऊंगा। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फॉर ईच फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, for each following category, state concisely a transaction that will have a required effect on the elements of the accounting equation. तो elements कौन से हैं हमारे पास, assets हैं हमारे पास, is equal to liabilities and plus owners equity. हमने कोई एग्जांपल्स लिखनी है, जो एग्जांपल्स इनको सेटिस्फाई करें, इन वैल्यूज को ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहला जो आपके पास जो क्वेश्चन है ए, उसकी हमने कोई एग्जांपल लिखनी है। उसने कहा है जी इसका क्या है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज एन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इसकी एग्जांपल है जी परचेज। हम लोग करते हैं परचेज लैंड ऑन क्रेडिट, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। अब जब लैंड हम परचेज करेंगे तो इससे हमारा एसेट में इंक्रीज आएगा है, और ऑन द अदर हैंड ओवर लाइबिलिटी, मतलब वो जिम्मेदारी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पार्ट ए, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है पे ओवर लाइबिलिटीज। ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज में क्या आएगा हमारे पास, पे ओवर अकाउंट्स पेबल्स। ठीक है, अब अकाउंट्स पेबल जब हम पे करेंगे, जब हम अकाउंट पेबल को पे कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे एक तो जब हम पे आउट करेंगे तो कैश कम होगा, कैश कम होगा मतलब एसेट कम होगा, दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारियां भी कम होंगी, तो एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट कह रहा है इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट, इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं लाइक परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश।
ठीक है। हमने परचेज की ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट जो है बिजनेस के पास आया तो एसेट इंक्रीज होगा, दूसरी तरफ हमारा कैश जो है बिजनेस से गया तो दूसरा एसेट क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट की एग्जांपल हो गई। इंक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी, ये एग्जांपल हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, तो इसको हम देख लेते हैं ये कैसे हम इसको कर सकते हैं। डी पार्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डी में हम लोग मिस्टर अली इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ठीक है। तो उसने कैश इन्वेस्ट किया, अमाउंट अभी नहीं मेंशन कर रहा, अभी सिर्फ एसेट मेंशन कर रहा हूँ, अमाउंट भी मेंशन की जा सकती है यहाँ पे। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो एसेट आपका इंक्रीज होगा, दूसरी तरफ आपका जो है ऑनर्स इक्विटी कैपिटल जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोनों चीजें जो है यहाँ पर इंक्रीज होंगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैश करे या बिल्डिंग करे, कुछ भी करे, एसेट जो है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट and increase in liability. Increase in one asset, decrease in another asset and increase in liability. इसकी एग्जांपल हम लिख देते हैं यहाँ पर। परचेज ऑटोमोबाइल, ठीक है, फॉर बिजनेस, पेड half in cash and rest and half on credit, ठीक है। सबसे पहले हमने परचेज की ऑटोमोबाइल, जब परचेज की ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए तो हमारा एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पेड हाफ इन कैश का मतलब है हमने हाफ अमाउंट जो है ऑटोमोबाइल की वो पे कर दी है कैश में, तो इधर क्या हो गया, हमारा कैश बिजनेस से गया, एसेट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और हाफ ऑन क्रेडिट मतलब हमने बाकी जो है, जो डीलर है उसके साथ उधार कर लिया, हाफ हमने कैश पे कर दिया, बाकी हमने क्या कर लिया, उधार कर लिया, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इस तरह हम ट्रांजैक्शन बना भी सकते हैं, और ये एक एग्जांपल थी कि हम इस तरह एग्जांपल्स बनाकर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। So coming towards question number 8, or question number 8 coming towards question number 8, and question number 8 में Fallingham Software Company has assets of $8,50,000 and liabilities of $4,60,000. अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमने सिर्फ ऑनर्स इक्विटी वाला सेक्शन बनाना है, और ऑनर्स इक्विटी में हमने बताना है द प्रिपेयर द ऑनर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट, सिर्फ ऑनर्स इक्विटी वाला पोर्शन बनाना है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट अजम्पशन। तीन इंडिपेंडेंट अजम्पशन है। पहला है जी बिजनेस सोल पार्टनरशिप है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है, ओन्ड बाय जोहाना स्मॉल ने इसको ऑन किया हुआ है। बिजनेस इज ऑर्गेनाइज एज अ पार्टनरशिप owned by Johanna Small and Mickey Yato Small's equity amount, और जो स्मॉल का इक्विटी अमाउंट है वो 2,40,000 है, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो बता रहा है द बिजनेस इज अ कॉर्पोरेशन विद 25 शेयर होल्डर्स, एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको कहा जाता है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, विच इज द सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, इसकी अपनी जो है वो कॉमन सील होती है। दिस कंपनी कैन सू एनीवन एंड इट कैन बी सूड। सो दिस इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, और 25 शेयर होल्डर्स हैं, ईच ऑफ हम ओरिजिनली इन्वेस्टेड $10,000,
और $10,000 इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनीज कैपिटल स्टॉक। कंपनी के शेयर के अगेंस्ट उन्होंने $10,000 25 के 25 शेयर होल्डर में टोटल 2,50,000 के जो है वो शेयर होल्डर्स ने खरीदे हैं कंपनी के कैपिटल स्टॉक के। रिमेनिंग जो है वो शेयर होल्डर की इक्विटी जो है वो फ्रॉम द प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस की वजह से है, मतलब बाकी सारी अमाउंट जो है वो रिटेन अर्निंग है क्योंकि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से है। अच्छा, ये अभी आपको जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो पहले ए पार्ट को परफॉर्म कर लेते हैं, जब बी पार्ट पे आएंगे तो बी पार्ट को मैं रीड कर दूंगा आपके सामने। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके पास ओनर्स इक्विटी है कितनी। सबसे पहले हम लोग अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपके पास है वो है यहाँ पे आपके पास जो ऑनर्स इक्विटी है उसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो एसेट्स आपको दिए गए हैं 8,50,000, लाइबिलिटीज हैं 4,60,000। तो हमने ऑनर्स इक्विटी को फाइंड करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा दैट वुड बी 3,90,000। अब ये 3,90,000 को हमने क्वेश्चन में क्या करना है, यूज करना है। ठीक हो गया, तो ये 3 लाख को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3,90,000, सबसे पहले हमारे पास जो बिजनेस है वो है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट पार्ट में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑनर्स इक्विटी ठीक है। ऑनर्स इक्विटी में हम लिखेंगे जोहाना स्मॉल इस तरह हम नोट करेंगे कैपिटल, और वो कैपिटल कितना होगा $3,00,000 3,90,000 इन शेप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम इस तरह जो है वो बैलेंस शीट में इसको नोट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने कहा ये पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में जोहाना स्मॉल का जो शेयर है वो है 2,40,000, मतलब 3,90,000 में से जोहाना स्मॉल का जो शेयर है वो है 2,40,000। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स। अब हम बैलेंस शीट में अगर हम जो ये वाला पोर्शन है वो हम अगर इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में दो कैपिटल हैं, एक है जोहाना स्मॉल और दूसरा है मिकी आटो। तो जोहाना स्मॉल कैपिटल, और दूसरा पार्टनर है जी आपके पास मिकी याटो कैपिटल। सो इन दोनों का कैपिटल, इसमें से क्वेश्चन में बताया है कि जोहानाज स्मॉल का जो कैपिटल है वो है जी $2,40,000, और मिकी याटो का जो कैपिटल है वो है आपके सामने। अगर इसमें से टोटल जो कैपिटल अमाउंट है वो 3,90,000 है, तो मिकी ऑटो का जो बैलेंस बनता है वो 1,50,000। सो टोटल कैपिटल जो हमारे पास आ जाएगा, टोटल
कैपिटल जो हमारे पास आएगा वो होगा जी 3 लाख, वो नहीं चेंज होगा, वो $3,90,000 ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये दो हमारे पास कैपिटल आ गए। थर्ड में हमारे पास जो बता रहा है, इसको जरा देख लेते हैं, फिर मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। थर्ड में हमें बता रहा है कि बिजनेस इज अ कॉर्पोरेशन और 25 शेयर होल्डर्स हैं। हर शेयर होल्डर ने 10,000 डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किया है और उसके अगेंस्ट उसको शेयर मिला है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर होल्डर ने 2,50,000 की हुई है। बिजनेस ने ऑपरेशन की है, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, जो रेस्ट ऑफ द कैपिटल अमाउंट है वो उनको कहाँ से आई है, बिजनेस के प्रॉफिटेबल ऑपरेशन से आई है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट से वो जो बाकी अमाउंट है ऑनर्स इक्विटी की वो वहां से आई है। तो अब इसको थर्ड जो पोर्शन है उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है तब हम कैपिटल को कैसे नोट करते हैं, तो वहां पर हम लिखते हैं जी मतलब शेयर होल्डर्स कैपिटल। इधर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल स्टॉक, ठीक है। कैपिटल स्टॉक में हमारे पास $10,000 के शेयर्स हैं और वो इन्वेस्ट किया हुआ है 25 शेयर होल्डर ने। तो इनकी तरह हमारे पास आ जाएगा जी $2,50,000 के कैपिटल स्टॉक्स हैं। बाकी हमारे पास टोटल ओनर्स इक्विटी है 3,90,000 की। तो बाकी अमाउंट उसने क्या है जी, कंपनी के प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस की वजह से आई है। तो प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस भी, उसमें भी ओनर्स का हक होता है। तो वो कहाँ जाती है, वो रिटेन अर्निंग में जाती है। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स कितनी आ गई, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आपकी क्या हो जाएगी रिटेन अर्निंग। तो $1,40,000। तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल आ गया, टोटल इज $3,90,000 जो ऑनर्स इक्विटी शुरू में हमने फाइंड की थी। तीन सिनेरियो सेम ऑनर्स इक्विटी है, लेकिन तीन सिनेरियो में पहला सिनेरियो जो है वो सोल ट्रेडरशिप से रिलेटेड है। सोल ट्रेडरशिप होगी तो आप ऑनर्स इक्विटी में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपकी पार्टनरशिप है बिजनेस, तो पार्टनरशिप में आप पार्टनर्स के नाम लिखेंगे और टोटल अमाउंट आपकी ऑनर्स इक्विटी होगी। अगर आपका तीसरी टाइप ऑफ बिजनेस है, थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो आपका है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप नाम नहीं लिखते, आप लिखते हो कैपिटल स्टॉक। उनका जो कैपिटल स्टॉक आप वहां पर उसको कैपिटल स्टॉक में उस अमाउंट को मेंशन कर देते हो। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है वो भी ऑनर्स का है, तो वो ये भी कैपिटल में जाके रिटेन अर्निंग में जितना प्रॉफिट होता है वो सारे प्रॉफिट को हम वहां पर मेंशन कर देते हैं। ये टोटल आपके पास कैपिटल इक्विटी का आ गया। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसको हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। उसने क्या, एज्यूम दैट यू आर आर लोन ऑफिसर, आप जो हैं लोन ऑफिसर हैं। और लोन ऑफिसर क्या कर रहा है, लोन ऑफिसर ये है जी, लोन ऑफिसर एट सिक्योरिटी बैंक। तो फ्लिंघम हैज अप्लाइड फॉर योर बैंक, उन्होंने फ्लिंघम ने जो है, फ्लिंघम कंपनी जो है उसने अप्लाई किया लोन के लिए। और लार्ज लोन टू फाइनेंस डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप करनी है, उसके लिए लोन के लिए वो अप्लाई किया है। डज इट मैटर to you whether the Flingham is organized as a sole proprietorship, partnership or joint stock company? डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा मैटर करता है लोन प्रोवाइडर्स के लिए कि हमारा जो जिनको वो लोन दे रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, या फिर वो पार्टनरशिप वो जॉइंट स्टॉक वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। उससे फायदा क्या होगा कि जब जो लोन ऑफिसर है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को सॉरी जब वो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, जब सोल ट्रेडर को लोन देगा तो उसमें ये जो जुहाना स्मॉल है, जो कंपनी का ओनर है, ये पर्सनली लायबल होगा
वो इसको देखेगा जोहाना स्मॉल को, जोहाना स्मॉल की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा, ठीक है, जोहाना स्मॉल उसके लोन को वापस कर सकता है कि नहीं। तो ये पर्सनली जो है वो क्या होगा, लायबल होगा, पर्सनली लायबल, लोन के लिए पर्सनली लायबल होगा। और वो बिजनेस को नहीं देखेगा लोन ऑफिसर, वो जोहाना स्मॉल को देखेगा, जोहाना स्मॉल के पर्सनल एसेट्स को देखेगा कि वो पर्सनली कितना रिसोर्सफुल आदमी है। जब लोन ऑफिसर लोन देगा किसी पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके अंदर जोहाना स्मॉल को भी देखेगा और मिकी याटू को भी देखेगा, इन दोनों को देखेगा कि ये दोनों पर्सनली जो हैं वो कितने साउंड हैं और ये वापस कर सकते हैं पैसे, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है इन दोनों की चेक करेगा वो, और इन दोनों को देखेगा कि ये दोनों जो हैं ये उसका लोन वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये भी एक सिनेरियो है। जो तीसरा सिनेरियो है उसमें अगर लोन वो प्रोवाइड करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, तो उसके अंदर जो है ऑनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल, ऑनर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल नहीं है। इस सूरत में ऑनर्स पर्सनली लायबल नहीं है। वो जो कंपनी है फ्लिंघम की बैलेंस शीट को देखेगा लोन ऑफिसर और फिर उनको लोन देगा, और कंपनी जो है वो लायबल होगी, फ्लिंघम इन कंपनी जो है वो लायबल होगी। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पर्सनली लायबल बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर लोन फेल होता है। तो उसके अंदर वो कंपनी की हेल्थ को देखेगा, ऑनर्स की हेल्थ को, ऑनर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को नहीं देखेगा। तो लोन ऑफिसर यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग लाजमी करेगा और ये लाजमी देखेगा कि कंपनी की टाइप क्या है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे।